हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें बच्चों कि लगभग 1 घंटे का महा एपिसोड। जी हाँ बच्चों, 1 घंटे की स्पेशल वीडियो क्लास 11th का आपका फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आज यानी कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका आज 28 फेब को, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका 2 मार्च को आपका फिजिकल का जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम, वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी के आज के पेपर के लिए और 2 मार्च के पेपर के लिए आज हम लेकर आए हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर कह लीजिए या फिर पीवाईक्यू कह लीजिए, इसी के सॉल्यूशन के बारे में। और पता है बच्चों, इस 1 घंटे के अंदर इस एपिसोड में हम इस पेपर के हर एक क्वेश्चन को आपको लाइन टू लाइन, ठीक है, वर्ड टू वर्ड, इवन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में समझाने वाले हैं। तो ये जो 1 घंटे की वीडियो है बच्चों, डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी आपके आज के पेपर के लिए और 2 मार्च के पेपर के लिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के बिहाफ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, है ना। इसलिए ध्यान से लिखिएगा बच्चों। अगर बात करें आपके पेपर के पैटर्न की, तो बहुत ही सिंपल है, आपको कई बार बता चुके हैं। 5 खंड 37 प्रश्न होंगे। खंड ए में आपके 18 एमसीक्यू होने वाले हैं। खंड बी में 2 नंबर के 6 क्वेश्चन है, 5 करने हैं। खंड सी में 3 नंबर के क्वेश्चन है, 5 करने इसमें। खंड डी में 4 नंबर के केस बेस्ड है, 5वें खंड में 5 नंबर के 4 है, कोई 3 करने हैं, है ना। ऐसे इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, सेक्शन ABCD आपका ये रहेगा बच्चों। वीडियो आपको अच्छी लगती है देखने के बाद में, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग फीडबैक जरूर बताएं, और ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों को, जिनका आज पेपर है और जिनका 2 तारीख को भी होगा, वो भी बाद में देखेंगे, तो आप सभी बच्चों को भी मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट एडवांस में आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तैयारी अच्छी करवा दी है। आपकी ना डिमांड थी कि सर जिस दिन पेपर होगा ना, आप उस दिन कम से कम 2 सैंपल पेपर करवाइएगा। तो एक की वीडियो तो मैंने आपको सुबह दे दी थी, प्रोवाइड करवा दी थी। अब ये दूसरी वीडियो अब आप अभी देख रहे हैं, ठीक है ना, 10-11 बजे के आसपास। तो लीजिए, आपकी डिमांड पूरी हो गई है। जैसा कि आपने डिमांड किया था कि जिस दिन पेपर होगा 2 पेपर और करवा देना बच्चों, मतलब सब्जी हमारा, तो करवा दिए, है ना। तो चलो बच्चों, क्या आप लोग रेडी हो? क्या आप लोग रेडी हो 1 घंटा मेरे साथ पढ़ने के लिए? जल्दी से बताएंगे बच्चों, तैयार हो आने वाला 1 घंटा मेरे साथ पढ़ने के लिए? तो चलिए अब हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। रेडी हो बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा आज के इस पेपर का जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर A, ये यहाँ से शुरुआत हो जाता है और ये है 18 MCQs, ठीक है। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिन 18 MCQs का डिस्कशन अभी हम करेंगे, आप सभी बच्चे भी इन MCQ क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा आंसर बताए जाने से पहले अपने मन ही मन जरूर सोचना कि सर ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से इसका ये हो सकता है, इसका ये आंसर हो सकता है, ठीक है। तो अभी आंसर करना, और जब ये वीडियो एंड हो जाए तो सभी के सभी बच्चे मुझे अपना स्कोर भी बताना कि 18 आउट ऑफ आपने कितने के सही आंसर दिए थे, ठीक है बच्चों, ताकि मुझे पता चल जाए कि जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है उसने कितनी तैयारी कर रखी थी, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप सोचिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। क्वेश्चन ये है कि यह किस प्रकार के आसन के उदाहरण है, यानी कि आसन दिए गए हैं, आपको इसमें से पहचानना है कि उदाहरण दिए गए हैं ये किस प्रकार का आसन है, जैसे कि संसाक्षण, स्वशासन, मकरासन, ठीक है। इन्हें करने से शारीरिक व मानसिक थकावट दूर होती है। तो एक सजेशन देता हूं बच्चों कि कई बार क्या होगा कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। जैसे कि ये जो आपने आसन पढ़े, संसाक्षण, स्वशासन, मकरासन, ये ऐसे आसन है जिनसे सी शारीरिक और मानसिक जो थकावट है ये दूर हो जाती है। तो यानी कि हमें क्या मिलता है? विश्राम मिलता है, यानी कि रिलैक्सेशन। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है बच्चों, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या करेंगे? जब तक मैं ऊपर हिंदी में पढ़ रहा हूं, आप यहां से इंग्लिश में रीड आउट कर सकते हैं और आंसर मैं आपको बता ही दूंगा, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे जो ब्लड डोपिंग होती है और जीन डोपिंग होती है, इसी की एक अवधारणा दी गई है। हमें यह पहचानना है कि ये ब्लड डोपिंग की है या फिर जीन डोपिंग की है। चलिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यह लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करने की एक वृद्धि है जो कि गलत एवं प्रतिबंधित जो पदार्थ हैं इनके प्रयोग के रूप से की जाती है, जिसके तहत 2 विधियां आती हैं। तो ये जो विधि है कि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करने की एक विधि है जो कि गलत प्रतिबंधित पदार्थों के प्रयोग के रूप में होती है। तो ये कौन है? ब्लड डोपिंग होती है या फिर जीन डोपिंग होती है? तो किसके तहत आती है बच्चों? ये होती है ब्लड डोपिंग के तहत।
अब ब्लड डोपिंग भी दो तरीके की होती है, एक होमोलॉग्स होती है, एक ऑटोलॉग्स होती है ना। तो इंग्लिश में देखिए पहले तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो है ए करेक्ट हो जाएगा, ब्लड डोपिंग। चलिए अब इसी को समझते हैं। जो ब्लड डोपिंग के हमारे दो पार्ट होते हैं, उसमें से अब आपको पहचानना है कि ये वाला पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो क्या दिया गया है कि जब किसी खेल प्रतियोगिता से कुछ हफ्ते पहले खिलाड़ी के शरीर में रक्त चढ़ा दिया जाए तो उसे किस प्रकार की ब्लड डोपिंग कहते हैं, ठीक है। या तो वो होमोलॉग्स है या फिर वो ऑटोलॉग्स है। तो इनमें से कौन सी होगी, जिसमें किसी भी खेल प्रतियोगिता से पहले कुछ हफ्ते पहले ही खिलाड़ी को खून चढ़ा दिया जाए, तो कौन होगी इसमें से, होमोलॉग्स होगी या फिर ऑटोलॉग्स होगी, पहचानिए फटाफट से। बी राइट है आपका, ऑटोलॉग्स ब्लड डोपिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट है। देखिए बच्चों मैं आपको आंसर फटाफट बताऊंगा क्योंकि 1 घंटे में पूरा पेपर हमें डिस्कस करना है, ठीक है। क्वेश्चन 4, डैश संचलन घुटने के जोड़ में संभव है, यानी कि किस प्रकार का संचलन केवल घुटने के जोड़ में होता है। घूर्णन होता है, नहीं। अपरावर्तन होता है, नहीं। अपवर्तन होता है, नहीं। तो होता क्या है फिर, आकुचन। क्या होता है, आकुचन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5, अब यहां से बच्चों आपके कई सारे एमसीक्यू एक बार में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। क्या कहा गया है कि जो प्राचीन ओलंपिक खेल होते हैं इनके बारे में आपको कथनों पे विचार करना है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, प्राचीन ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है ये कब हुई थी, 776 बीसी में। तो पहली हमारी बात बिल्कुल सही है। दूसरा, प्राचीन ओलंपिक खेल देवता जीउस के सम्मान में आयोजित होते थे, तो दूसरी बात भी हमारी बिल्कुल सही है। तीसरा, इन प्राचीन ओलंपिक खेलों में केवल जो यूनानी लोग होते थे यही भाग ले सकते थे, तो तीसरी बात भी हमारी बिल्कुल सही है। चौथा, 394 एडी में रोमन के राजा थियोडिसिस एक के द्वारा इन प्राचीन ओलंपिक खेलों को बंद कर दिया गया, तो हमारी ये चौथी बात भी बिल्कुल सही है। तो टोटल प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में आपके 5 एमसीक्यू कंप्लीट हो गए। शुरुआत 776 बीसी और किसके सम्मान में, जीउस के सम्मान में। कौन से भाग ले सकते थे, यूनानी। और बंद कब हुए, 394 एडी में। किसने किए थे, रोमन के राजा ने। नाम क्या था, थियोडोसिस वन। ओके, थियोडोसिस वन। तो राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम करेक्ट है, ठीक है बच्चों। इंग्लिश में देखेंगे तो आपके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सारे के सारे कथन सही हैं जो कि हैं एशियंट ओलंपिक गेम्स के रिगार्डिंग। ओके, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। चलिए बच्चों मिलान करते हैं। तो मिलान में देखो मैंने आपसे हर बार कहा है कि जो आपको आता है आप पहले उसे देख लो, उसके बाद में आगे देख लेना, ठीक है। तो आपको जहां तक मुझे लगता है ये वाला जरूर आता होगा कब्जेदार जोड़ों के बारे में। क्यों भाई, कब्जेदार जो जोड़ होते हैं ये हमारे घुटने और कोहनी के जोड़ होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए जिसमें पहले का आपका बी दिया हो, ये देखो ए वाला मिल गया हमको, पहले का बी। अब बाकी आप देख ही लेंगे, गेंद और गड्ढा जोड़ किसमें होते हैं, कंधे का जोड़ और कुल्ले का जोड़ इसमें शामिल होता है, तो दूसरे का सी है। फिर कीलक जोड़ क्या होते हैं, तो ये गर्दन का जोड़ होता है इसमें, तो तीसरे का डी हो गया। और काठीदार जोड़ इसमें कलाई का जोड़ आ जाता है, तो चौथे का आपका ए हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, है ना बच्चों। मैंने बोला था ना आपसे कि मिलान के लिए अच्छी ट्रिक होती है ये, है ना। चलिए अब मैच दी फॉलोइंग, तो आपका जो हाइंड जॉइंट है उसका नी एंड एब्ल्यू जॉइंट्स हो जाएगा, यानी कि पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी हो जाएगा, चौथे का आपका ए, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपका एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होगा क्योंकि यहाँ पे परिभाषा है। कौन सी परिभाषा है, डैश शब्द का जो अर्थ है वो मामूली या गंभीर बीमारी या चोट से पीड़ित व्यक्ति के जीवन को बचाने की स्थिति को बिगाड़ने से रोकने या पेशेवर चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने से पहले स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देने के लिए उपचार या तत्काल और अस्थायी देखभाल संदर्भित करता है। अर्थात ये एक ऐसी स्थिति है या फिर एक ऐसा शब्द है इसके तहत जिसका अर्थ ये होता है कि कभी छोटी मोटी चोट लग जाए या फिर ज़्यादा ही चोट लग जाए, फिर ज़्यादा बीमारी हो, तो ऐसे में जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी स्थिति को, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पेशेवर चिकित्सक की सहायता उपलब्ध होने से पहले क्या करते हैं, इसका हम नॉर्मली उपचार कर लेते हैं, ठीक है। तत्काल होता है और अस्थायी होता है। तो ये क्या कहलाता है, सिंपल सी बात है, उपचार में सुयोग्यता और स्वास्थ्य तो आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक चिकित्सा। तो अब आपको 2 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्राथमिक चिकित्सा का वर्णन कीजिए, तो अब आप कर दोगे 2 नंबर में अच्छे से, है ना। तो एमसीक्यू भी हो गया, 2 नंबर का क्वेश्चन भी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, फर्स्ट एड। चलिए अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। बीएमआई श्रेणी में 42 किलो वजन किस में आता है, ठीक है। तो सामान्य भार आपका कितना होता है, मोटापा 1, 2, ठीक है, और मोटापा 3 कितना होता है। तो अगर इसमें आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो 42 केजी किसके तहत आता है, मोटापा 3 के तहत आता है। 39 पॉइंट के बाद में
जो आता है वो मोटापा 3 आ जाता है, उससे पहले मोटापा 2 होता है, ठीक है, 34 से 39, तो इस प्रकार से था। ओके, अच्छा ये बताओ कि मोटापा 1 जो है इसमें कितना वेट होता है, ठीक है, मोटापा 1 में कितने पॉइंट से कितना वेट होता है, सारे बच्चे आंसर करेंगे। जिस भी बच्चे का आंसर सबसे पहले आएगा उस बच्चे के आंसर को मैं पिन कर दूंगा, और ताकि और भी बच्चे को पता चल जाए, और हार्ट भी दे दूंगा, और आपका सही होगा तो आपको भी हार्ट दे दूंगा, ठीक है। तो आंसर कीजिए, मोटापा 1 में कितने से कितना वजन होता है। ओके, अगला इंग्लिश में, तो BMI व्हाट कैटेगरी डज वेट ऑफ 42 kg फेल इन, तो ऑब्जेक्टिव थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों ध्यान से पढ़िए। 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ IO का गठन किया गया था, इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो आपको एक बात तो ये पता चली कि जो भारतीय ओलंपिक संघ है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका गठन कब हुआ था, 1937 में हुआ था। अब बताओ इसके संस्थापक कौन है। तो एक क्वेश्चन में 2 MCQ हैं आपके, है ना, एक तो पता चल गया, दूसरा आपको बताना है इसके संस्थापक कौन थे उस समय। तो उस समय के संस्थापक थे सर दोराबजी टाटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 अभिकथन और कारण है। अभिकथन हमारा क्या कहता है कि एक शिशु लिखने के लिए पेन या पेंसिल पकड़ने की तुलना बेहतर तरीके से दौड़ और चल सकता है। बिल्कुल ठीक है, एक शिशु जो है वो लिखने के लिए या फिर पेन या पेंसिल पकड़ने के लिए अभी कर नहीं पाता वो इतना, है ना, तो वो क्या कर सकता है, दौड़ सकता है, चल सकता है तेजी से, ठीक है। कारण क्या है इसका, कारण ये होता है कि एक शिशु की छोटी मांसपेशियों की तुलना में जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं ये समूह पर नियंत्रण प्राप्त करती हैं। हाँ ये सही है, तो क्या बोलेंगे, अभिकथन ए भी सही है, कारण भी सही है, और कारण एक ही व्याख्या भी करता है ना। इस प्रकार से असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, और रीजन एक ही सही एक्सप्लेनेशन करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा ये तो वही आ गया अभी जो क्वेश्चन मैं आपको बता दिया था, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन तो 1927 में, ये तो भी आपको मैंने बता ही दिया था, और सारी क्वेश्चन डबल बार आ गया, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, मस्तिष्क की संपूर्ण स्थिर स्थिति क्या कहलाती है। अर्थात आपको मैं एक थोड़ा सा हिंट देता हूं, जैसे आपने अवधान के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, अवधान के बारे में पढ़ा होगा। अवधान क्या होता है, बेसिकली आपके सामने कोई 5 वस्तुएं हैं, 5 नहीं इवन जितनी भी वस्तुएं हैं, और आप यहाँ पे बैठे हो, तो आपका जो अवधान है वो किसी एक पर केंद्रित होना चाहिए, इन सभी को छोड़ते हुए। तो ये क्या कहलाता है, तो यही मस्तिष्क की संपूर्ण स्थिति है, जब आप सभी केंद्रों को छोड़ के सिर्फ एक ही वस्तु पे अपना अवधान केंद्रित करते हो। तो अवधान को क्या बोलते हैं, ध्यान, क्या बोलते हैं, ध्यान बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 3, यौगिक क्रियाएं कितनी होती हैं। तो आपको पता है यौगिक क्रियाएं कितनी होती हैं, 6 होती हैं, नौली, धोती, ठीक है, और 4 और हैं आपकी, ठीक है, ताटका, नैती, और 2 और हैं, ठीक है ना, तो उसके नाम अभी आगे मैं आपको बता ही दूंगा, टेंशन मत लीजिए। वेल 6 होती हैं आपकी, ठीक है। और अगर आपसे ये बोला जाए कि योग जो होता है, योग के कितने भाग होते हैं, तो क्या बताओगे, तो योग के 8 भाग होते हैं। कितने, 8 भाग होते हैं। ओके, योगिक क्रियाएं 6 होती हैं और भाग 8 होते हैं योग के। अगला ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा आपका। उसके बाद है यूबी लाकवी जो खेल हैं, यूबी लाकवी खेल या फिर लपकी खेल जैसे बोलते हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इनकी शुरुआत भारत के उस राज्य से हुई थी जहाँ पे आज़ादी के बाद में 1948 में सबसे पहले चुनाव हुए थे, ठीक है। तो वो कौन सा था राज्य, मणिपुर, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सोचेंगे बच्चों, क्या हो सकता है आपका, मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा। अच्छा देखिए, मनोविज्ञान के बारे में बहुत सारी परिभाषा है, अब आपको ये परिभाषा बतानी है कि मनोविज्ञान जो है वो मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, ये कथन किसने कहा है बच्चों, फटाफट से सोचो। ये कथन है बच्चों क्रोएडको का, किसका, क्रोएडको का, यहाँ पे बोलेंगे ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु गतिहीन संतुलन की स्थिति में है तो इस गति के रूप में जाना जाता है। अर्थात कोई जो वस्तु है वो गतिहीन, देखिए आंसर यहीं पे आपका छुपा हुआ है, गतिहीन संतुलन। गतिहीन का मतलब क्या हो गया, वो गति ही नहीं कर रही है, तो इस गति को किस रूप में जानेंगे, आंसर क्वेश्चन में ही आपका स्थिर गति हो जाएगी, जब वो गति नहीं कर रही है तो स्थिर हो गई, है ना। गतिशील क्या होगी, जब वो गति कर रही होगी, बस आंसर हो गया आपका। तो कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे बच्चों एक आधे, ओके। उसके बाद किसके अनुसार पेशीय गति विज्ञान यह जीवित जीवों के अध्ययन में यांत्रिकी सिद्धांतों के अनुप्रयोग को है। अर्थात ये वाक्य किसने कहा है,
कि पेशीय गति विज्ञान के बारे में, कि पेशीय गति विज्ञान जो है यह जीवित जीवों के अध्ययन में जो यांत्रिकी सिद्धांत है इनके उपयोग को दर्शाता है। तो ये बात किसने कही है? हॉल ने कही है। किसने? हॉल के द्वारा। ओके, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट है। चलिए, अभी जो मैं आपको शतकर्म के बारे में बता रहा था, यौगिक क्रियाओं के बारे में बता रहा था, अब उसी का एक क्वेश्चन आ गया है, तो आ जाइए देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 18 है, यौगिक क्रियाओं में गलत की पहचान कीजिए। तो गलत क्या होगा, आइए देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले देखते हैं नेति, जो कि सबसे आसान है। नेति क्या करती है? जैसा कि नाम में है नैति, यानी कि नासिक मार्ग को साफ करना और उसको शुद्ध करना। फिर धौति आता है, तो धौति क्या होती है? ये आहार नली की सफाई करती है। और फिर आती है बस्ती, ये जो है मस्तिष्क के अग्रभाग के शुद्धिकरण के लिए श्वास तकनीक होती है। लेकिन नौली जो है ये क्या कहती है कि अमाशय के अंगों की मालिश और सशक्तिकरण करता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? फटाफट से सोचेंगे कौन सा इसमें से इसका रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये भी राइट है। सर जी सारे तो आपने सही बता दिए, तो गलत कौन सा हो गया? गलत हुआ है आपका ए। ठीक है, ये जो बस्ती है ये मस्तिष्क के अग्रभाग के शुद्धिकरण के लिए श्वास तकनीक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए वाला जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से इस पेपर के टोटल हमारे जो एमसीक्यूज थे, ठीक है, सेक्शन नंबर ए के, वेट अ मोमेंट, सेक्शन ए के जो हमारे 18 एमसीक्यूज थे ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। तो अब सारे के सारे बच्चे अपना स्कोर बताओ कि 18 आउट ऑफ आपने कितने मार्क्स के सही आंसर दिए थे। ओके, फटाफट से बताना ताकि मैं कमेंट चेक करता हूँ कि किस किस बच्चे का अच्छा स्कोर आया था। ओके, चलिए सेक्शन बी की शुरुआत करते हैं बच्चों। सेक्शन बी जो कि हमारा 10 नंबर का आएगा, क्योंकि इसमें 2 नंबर के आपके हैं तो 6 क्वेश्चन, बट आपको कोई 5 करने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, योग के शारीरिक महत्व को समझाइए। अर्थात जब आप योग करते हैं तो इससे शरीर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है या फिर क्या प्रभाव है, इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहला क्या होता है, जब आप योग करते हैं तो शारीरिक स्वच्छता आपकी बढ़ती है, साथ ही आप रोगों से बचते हैं, शरीर का आपका सौंदर्य अच्छा बनता है। योग करने से आपकी हुष्ट पुष्ट यानी कि शरीर का जो सौंदर्य वो अच्छा बनता है। मांसपेशियां जो हैं ये आपकी विकसित हो जाती है जब आप योगा करते हो। हृदय व फेफड़ों की जो कार्यक्षमता है ये भी बढ़ जाती है। लचक विकसित में सहायक होता है। तो इस प्रकार से ये बातें थी, है ना। आगे समझे अच्छे तरीके से, तो आई होप। चलिए आगे देखते हैं। तो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन योगा। तो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया ब्लड डोपिंग के बारे में, तो अब इन चीज़ों को बड़े ध्यान से समझते हैं। ठीक है, कि ब्लड डोपिंग किसे कहते हैं और इसके प्रकार को समझाइए। तो समझिए बच्चों, ब्लड डोपिंग क्या होता है। ब्लड डोपिंग का मतलब ये है कि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करना। और ऐसा कब होता है, जब कोई गलत तरीके से या फिर जो प्रतिबंधित पदार्थ हैं इसके द्वारा बेसिकली लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है, उसे कहते हैं। अब ये 2 प्रकार से होता है, दो टाइम पे किया जाता है। एक होता है ऑटोलॉग्स, ठीक है, एक होता है होमोलॉग्स। तो ऑटोलॉग्स कब होता है, खेल प्रतियोगिता से कुछ हफ्ते पहले जब खिलाड़ी के शरीर में रक्त चढ़ा दिया जाए तो उसे ऑटोलॉग्स ब्लड डोपिंग कहते हैं। ठीक है, पहला हो गया कि कुछ ही दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले उसके शरीर में रक्त चढ़ा देना, यही ऑटोलॉग्स होता है। लेकिन होमोलॉग्स थोड़ा डिफिकल्ट है। कैसे, जब एक व्यक्ति के शरीर से ताजा रक्त लेकर सीधा दूसरे खिलाड़ी के रक्त में चढ़ा दिया जाए तो होमोलॉग्स ब्लड डोपिंग कहते हैं। अर्थात किसी एक व्यक्ति का खून लिया तुरंत और उसको दूसरे व्यक्ति में चढ़ा दिया, ये होमोलॉग्स कहलाता है। इससे लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल्स, इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है और मांसपेशियों में ऑक्सीजन की जो पहचान की क्षमता है ये वृद्धि हो जाती है। और जब मांसपेशियों में ऑक्सीजन की पहचान क्षमता में वृद्धि होगी तो एथलीट अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा, है ना। इस प्रकार से मांसपेशियों में सहन क्षमता बढ़ जाती है और जो प्रकार मांसपेशियों की सहन क्षमता बढ़ती है तो उसका खेल का प्रदर्शन, उसकी एरोबिक क्षमता सब कुछ बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऑटोलॉग्स 1 वीक पहले खून को चढ़ा देना, होमोलॉग्स में तुरंत निकाल के चढ़ा देना, इस प्रकार से होता है। ठीक है, और 1-2 पॉइंट आप देख सकते हैं। वैसे तो 3 नंबर का था बट 2 नंबर में इसलिए ले लिया क्वेश्चन क्योंकि और भी है। अगला, व्हाट इज ब्लड डोपिंग एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो ब्लड डोपिंग क्या है, ऑटोलॉग्स और होमोलॉग्स। अब इसके बारे में आप इसको पॉज कर सकते हैं वीडियो को और पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। अब 21 वैसे है तो आपका 2 नंबर का, लेकिन मैंने आंसर लिखा है 3 नंबर के हिसाब से। ठीक है, 2 नंबर में 2 पॉइंट लिखना और 3 नंबर में 3 से 4 पॉइंट लिखना। क्वेश्चन क्या है, श्वसन प्रणाली के क्या कार्य हैं, कोई 2 कार्य बताइए।
तो देखिए श्वसन प्रणाली के मैं आपको अगर यहाँ पे 2 ही कार्य बता देता और ये अगर 3 नंबर में आ जाता तो आप क्या करते फिर, है ना? तो इसीलिए मैंने थोड़े 2 पॉइंट ज़्यादा बता दिए, आपको 3 याद कर लो, 2 नंबर के लिए 2 याद कर लो। देखो श्वसन प्रणाली यानी कि हमारा जो श्वसन तंत्र है इसके क्या कार्य हैं? तो सबसे पहला हवा और खून के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना, अर्थात वायु और हमारे खून के बीच में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं CO2 छोड़ते हैं इसका आदान प्रदान करना। दूसरा ध्वनि उत्पन्न करने के लिए श्वसन प्रणाली जरूरी है क्योंकि यह ध्वनि उत्पन्न करने में मदद करता है यानी कि वोकल चोट के लिए जरूरी होता है। दूसरा रक्त पीएच यानी कि M को नियंत्रित करने के लिए, साथ ही कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं से रक्षा करने के लिए भी, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब और भी बहुत सारे कारण हैं, वायरस बैक्टीरिया ये जो हमारे शरीर में चले जाते हैं इनसे हमारी रक्षा करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका श्वसन प्रणाली के कार्य। अब इसी को इंग्लिश में देख लीजिए कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड राइट एंड टू। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं आपको मैंने टोटल 4 बता दिए। अब देखिए ये एक आपका नया टॉपिक है कि खेल उपकरण किन्हें कहते हैं और इनको समझाइए बेसिकली। तो खेल उपकरण किन्हें कहते हैं ध्यान से समझिए। देखिए क्या कहा गया है कि खेलों की ज़रूरत के अनुसार खेलों में भाग लेने के लिए जो उपस्कर जो यंत्र जो परिधान जो भी पोशाक सामान इत्यादि उपयोग में लाए जाते हैं वही खेल उपकरण कहलाते हैं। अर्थात खेल की ज़रूरत जैसे क्रिकेट के अनुसार जो भी यंत्र जो भी परिधान जो भी पोशाक सामान लिया जाता है इसी को खेल उपकरण कहते हैं। दर्शक नवाचार प्रतिस्पर्धा प्रदर्शन रक्षात्मक जरूरत मनोरंजन प्रसारण तकनीकी इत्यादि खेल उपकरण भी समय के साथ विकसित हुए। अर्थात जैसे जैसे ये विकसित हुए थे वैसे वैसे खेल उपकरण भी विकसित हुए हैं। यानी कि जैसे खेल उपकरण विकसित होते चले गए इसी के साथ साथ बाकी ये चीज़ें विकसित हो गई। तो ये होते हैं खेल उपकरण। ओके, तो खेलों में भाग लेने से पहले जो भी चाहिए होता है उसी को खेल उपकरण बोल देते हैं, है ना। अगला कि व्हाट इज कॉल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला देखिए आसन का वर्गीकरण कीजिए। तो मैंने आपको बताया था बच्चों एक MCQ में तो आपको करवा ही दिया है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए। सबसे पहला है ध्यानात्मक, फिर है विश्रात्मक और फिर है संवर्धनात्मक। तो ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए ध्यानात्मक पद्मासन सिद्धासन गौमुखासन आदि ऐसे आसन हैं जिन्हें शांत वातावरण में किया जाना चाहिए क्योंकि ये हमारे ध्यान की शक्ति को बढ़ाते हैं। दूसरे विश्रात्मक संसाकशन श्वासन मकरासन आदि ये ऐसे आसन हैं जिनसे करने से शारीरिक व मानसिक थकावट दूर होती है और पूर्ण विश्राम मिलता है। फिर तीसरे हैं संवर्धनात्मक सिंहासन हालासन मयूरासन ये सभी ऐसे आसन हैं जो शारीरिक विकास के लिए लाभदायक होते हैं। यह प्राणायाम प्रत्याहार धारणा के समृद्ध होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको इसमें से कोई 2 लिखने थे बस, मैंने आपको तीनों ही बता दिए, ठीक है। इंग्लिश में क्लासीफाई द आसन, तो किस प्रकार से क्लासीफाई करेंगे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मेडिटेटिव रिलैक्सेशन एंड प्रमोशनल। अगला देखते हैं बच्चों, अभी आ गया हमारा एक 2 नंबर का आखिरी क्वेश्चन, फिर हम बात करेंगे अपने 3 नंबर वाले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि ओलंपिक प्रतीक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आ जाइए ओलंपिक प्रतीक के संक्षिप्त वर्णन की बात करते हैं। देखो ओलंपिक प्रतीक ओलंपिक चार्टर के अनुसार ओलंपिक प्रतीक को इस प्रकार से परिभाषित किया गया, यानी कि ओलंपिक प्रतीक की परिभाषा किसमें है ओलंपिक चार्टर के अनुसार। तो क्या कहते हैं ओलंपिक प्रतीक में समान आयाम के 5 इंटरलिंक्ड रिंग होते हैं। अर्थात आपने ओलंपिक रिंग देखा होगा, एक सेकंड में इसको हटाऊं एक बार, ठीक है। तो इस प्रकार से है 1 2 3, ठीक है 4 5। तो इस प्रकार के 5 इंटरलिंक्ड रिंग होते हैं जो कि 5 अलग अलग रंगों में उपयोग किए जाते हैं। जब ये 5 रंग वाले संस्करण में उपयोग किए गए हैं तो ये रंग बाएं से दाएं नीले पीले काले हरे और लाल रंग के होते हैं। नीला काला और लाल रंग ऊपर और नीला और हरा देखो ये होता है आपका ब्लू, ठीक है। तो नीला ब्लू, ये होता है ब्लैक और ये होता है रेड। फिर उसके नीचे यहाँ पे आ जाता है आपका क्या बोलते हैं, क्या एक सेकेंड, नीला काला और लाल ऊपर होता है और नीला हरा नीचे होता है, नहीं पीला और हरा नीचे होता है। हाँ पीला हो जाएगा यहाँ पे आपका यानी कि येलो और यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्रीन, इस प्रकार से, ठीक है। ओलंपिक प्रतीक ओलंपिक आंदोलन की गतिविधि
5 महाद्वीपों की एकता ओलंपिक खेलों में दुनिया भर के एथलीटों के मिलन का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि ये जो ओलंपिक प्रतीक है इसी की आपको यहाँ पे विशेषता बतानी थी, जो कि आपको मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से समझा दी। अब एक इंपॉर्टेंट नोट भी है आपका यहाँ पे। नोट क्या है कि ओलंपिक चार्टर के अनुसार रंगों के किसी एक अकेले महाद्वीप का प्रतिनिधित्व नहीं करते। जैसे कि लाल रंग अमेरिका महाद्वीप का, ओलंपिक चार्टर में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, ऐसी कोई बात ओलंपिक चार्टर में नहीं लिखा है कि कोई भी एक रंग जो है एक महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से तो जो काला है वो तो अफ्रीका के लिए है, तो इसका क्या मतलब है फिर, है ना। तो ये चीज़ है, ये ओलंपिक चार्टर में नहीं लिखी है, हालांकि हम अपने परश्योर के लिए बना सकते हैं। ओके, 24 हो गया आपका। अब इंग्लिश में देखिए, ब्रीफली डिस्क्राइब द ओलंपिक सिंबल। तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। ओके, तो इस तरीके से बच्चों सेक्शन नंबर बी, जिसमें 2 नंबर के हमारे 5 क्वेश्चन थे, वैसे 6 थे, 5 अटेम्प्ट करने थे, कंप्लीट हुआ। ओके, अब बात करते हैं बच्चों इस पेपर के अगले सेक्शन की, जो कि है हमारा सेक्शन नंबर सी। अब ये इसमें भी 3 नंबर के टोटल 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हमें मतलब है तो 6 लेकिन करने 5 हैं। ओके बच्चों, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है बच्चों कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में जो खेल पत्रकारिता होती है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इसके बारे में बताइए। तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के बारे में क्या क्या बताना है, आ जाइए समझते हैं। सबसे पहला, जिन शारीरिक शिक्षा शास्त्रियों में लिखने की प्रतिभा होती है, यानी कि जो शारीरिक शिक्षा के व्यक्ति हैं जिनको लिखने में रुचि है, वे खेल पत्रकार के रूप में अपने करियर को चयन कर सकते हैं। ठीक है, जिसको लिखना है। खेल पत्रकार विभिन्न अखबारों के लिए भी, विभिन्न प्रकार की मैगजीनों के लिए भी अपना अवसर कार्य के लिए प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि खेल समाचारों और समाचारों पत्रों व मैगजीनों में प्रमुख रूप से छापा जाते हैं। कि ऐसा नहीं है कि समाचारों में ही खेल छापे जाएंगे, वो मैगजीन्स में, पत्रिकाओं में, हर जगह छापे जाते हैं। तो ये सभी में अपनी सेवाएं दे सकते हैं इसको लेके। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, खेल पत्रकार सजीव घटनाओं व खिलाड़ियों के बारे में, खेल से संबंधित विषय के बारे में लिख सकते हैं। तो खेल पत्रकार किसके रूप में लिखेंगे कि खेल के संबंध में कोई सजीव घटना हुई है, कोई खिलाड़ी के बारे में कुछ और इंसिडेंट्स हुआ, या फिर खिलाड़ी की विशेषता, इंटरव्यू वगैरह कुछ उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रशिक्षकों तथा खिलाड़ियों का साक्षात्कार, यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं, एथलीट्स होते हैं, और उनके जो कोच होते हैं, उनका ये इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र से होने के कारण वह किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन का व्याख्यान बेहतर तरीके से कर सकता है। जैसे क्रिकेटर हैं कोई, तो हम उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको उतनी अच्छे तरीके से वर्णन नहीं कर पाएंगे जितना कि खेल पत्रकार कर लेगा। ठीक है, साथ ही एक खेल पत्रकार जिसे व्यायाम, फिजियोलॉजी का ज्ञान होता है, वह इसे अच्छे ढंग से वर्णन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि खेल पत्रकारिता में कैरियर के अच्छे अवसर हैं। क्यों भाई? क्योंकि हैं भाई, वाकई में खेल पत्रकारिता में अच्छे अवसर हैं, लेकिन इस क्षेत्र में व्यक्ति के अंदर अच्छी रुचि होनी चाहिए, लिखने की प्रतिभा होनी चाहिए, उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। हर एक जानकारी की खोजपूर्ण नजरें उसको मतलब इस प्रकार से उसकी नजरें होनी चाहिए कि उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म जो नॉलेज है वो लेके आए। खेलों में तकनीकी शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए, खिलाड़ियों से दोस्ताना रिश्ता उसे बनाना आना चाहिए। ठीक है, कुछ भाषाएं, उसको केवल एक हिंदी भाषा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्रिकेटर हो गए या फिर अन्य फुटबॉलर या फिर अन्य कोई खेल के व्यक्ति, वो मोस्टली इंग्लिश में बात करते हैं, तो उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, खेल के नियमों की जानकारी होनी चाहिए, खिलाड़ियों पदाधिकारियों के साथ में बातचीत करनी आनी चाहिए। इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो खेलों में जो खेल पत्रकारिता है इसके बारे में समझ गए। अब यही क्वेश्चन बच्चों हो सकता है कि आपका 5 नंबर में आ जाए, तो आप तैयारी अच्छे से करके जाना। ठीक है, 3 नंबर में आपको 2 पॉइंट लिख देने हैं और 5 नंबर में पूरे 3। इंग्लिश में कमेंट ऑन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो किस प्रकार से करेंगे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में खेल फोटोग्राफी पर टिप्पणी कीजिए। एक अभी हमने देखा था, क्या देखा था अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में, खेल पत्रकारिता। अब समझते हैं खेल फोटोग्राफी के ऊपर। ओके, तो आ जाइए देखते हैं। यह कैरियर केवल उन्हीं शारीरिक शिक्षा शास्त्रियों के लिए उपयोगी है जिनकी खेल फोटोग्राफी में रुचि हो और खेल के सच्चे अर्थ को लोगों तक पहुंचाने का दृढ़ इच्छा हो। अर्थात ये केवल उन्हीं के लिए सही है जो खेल फोटोग्राफी की, जिनको ना खेल फोटोग्राफी में ज़्यादा रुचि हो और
फोटोग्राफी के माध्यम से वो लोगों तक असलियत में जो खेल की सच्चाई है वो पहुंचाना चाहते हो। ठीक है, ऐसे करियर के लिए फोटोग्राफी की प्रतिभा होना अनिवार्य है, यानी कि खेल फोटोग्राफी के लिए आपको फोटोग्राफी करनी आनी चाहिए, यानी कि आपको कैमरा से फोटो खींचना आना चाहिए। अगर आता ही नहीं है तो कैसे करेंगे? खेल फोटोग्राफी को समाचार पत्रों, खेल मैगजीन्स, खेल जगत, स्पोर्ट्स वर्ल्ड, खेल खिलाड़ी आदि के साथ कार्य करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलते हैं। अर्थात जो खेल फोटोग्राफर होता है उसे समाचार पत्रों के, खेल मैगजीन्स जो होती हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड हो गया, खेल खिलाड़ी हो गए आदि के साथ में उसे कार्य करने का अवसर मिलता है। लेकिन खेल फोटोग्राफी करियर शुरू करने वाले व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति बहुत होनी चाहिए, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। उसके बाद जीव यांत्रिकी का, खेल समाजशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि उसको जीव यांत्रिकी और खेल समाजशास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए। उसे यह पता होना चाहिए कि कौन सा कोण से फोटो अच्छी आ सकती है। ठीक है, कौन से कोण से, यानी कि किस एंगल से खेल की फोटो अच्छी आ सकती है। एक अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए स्पोर्ट्स के फोटोग्राफ लेने का व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए कि स्पोर्ट्स का जो हम फोटो खींचेंगे उसको जो जिस व्यक्ति से हमें फोटो खिंचवाना है या जिसका हमें खींचना है तो उससे हम बातचीत करनी आनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। ओके, आ गया समझ में फोटोग्राफी के बारे में। अब इंग्लिश में कमेंट ऑन स्पोर्ट्स फोटोग्राफी इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। खेलों में गरमाना, इट मीन्स वार्म अप, इससे आप क्या समझते हैं और इसकी विधियां बताइए। तो वार्म अप क्या होता है और इसकी दो विधियां हैं। ओके, तो गरमाना यानी कि वार्म अप, ये क्या होता है? गरमाना एक कम अवधि की गतिविधि है जो कि किसी भी गंभीर या निपुणतापूर्ण गतिविधि करने से पहले की जाती है। अर्थात गरमाना क्या है? एक ये छोटे टाइम पीरियड की एक गतिविधि है जो कब की जाती है? जब आप कोई गंभीर कार्य करने के लिए जा रहे हैं या फिर खेल खेलने के लिए जा रहे हैं या फिर कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पावर की, बहुत ज़्यादा शक्ति की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सहन क्षमता की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए ये होता है एक छोटी सी अवधि। अब इसमें करते क्या है? तो इसमें किसी भी कार्य को जो भी आप करने जा रहे हैं उससे पहले वार्म अप किया जाता है। और वार्म अप कैसे कर सकते हैं? 10 मिनट के हल्के फुल्के व्यायाम, जैसे कि धीरे धीरे दौड़ना, खाली हाथ हाथों को घुमाना, ठीक है, या फिर मांसपेशियों को खिंचाव देना। हम ये कह सकते हैं कि गरमाना एक प्रारंभिक तैयारी है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप खिलाड़ी जो है वो अन्य प्रकार की शरीर की क्रियात्मक मनोवैज्ञानिक रूप से क्रिया को करता है। तो गरमाना एक शुरुआती स्टेज होता है किसी भी कार्य को करने से पहले का, जिसमें धीमी दौड़, खाली हाथ कुछ व्यायाम करना, ठीक है, और सांस वगैरह या कोई प्राणायाम वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसकी दो विधियां क्या होती हैं? एक सेकेंड, अच्छा, वो विधियां एक सामान्य होती हैं, एक और एक जटिल होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करें कि किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जॉगिंग के द्वारा कर सकते हैं, धीरे धीरे दौड़ के कर सकते हैं, साधारण व्यायाम कर सकते हैं, स्ट्रोडिंग के द्वारा कर सकते हैं, खिंचाव वाले जो व्यायाम है इसके द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे तरीके हैं। वैसे टोटल 10 हैं इसके तरीके। ठीक है, कितने? 10। ओके, आ गया समझ? आगे देख लेते हैं अब इंग्लिश में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वार्म अप इन स्पोर्ट्स एंड एक्सप्लेन इट्स मेथड्स। तो वार्म अप क्या होता है इसके बारे में आप यहाँ से इतना पढ़िए। उसके बाद वार्म अप के मेथड्स क्या होते हैं? तो जॉगिंग और रनिंग स्लोली एंड सिंपल एक्सरसाइजेस, स्ट्रेडिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, सिंपल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, बड़े ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है कि संक्षेप में कल्याण या फिर सुयोग्यता, इसके महत्व को समझाइए। तो कल्याण या फिर सुयोग्यता का क्या महत्व होता है, बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, देखो सबसे पहले सुयोग्यता आपको मैं बता चुका हूं क्या होती है। अब ध्यान से समझते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो सुयोग्यता की इंपॉर्टेंस सबसे पहले ये है कि यह मांसपेशियों की टोनिंग एवं उनमें सुधार में मदद करता है। ठीक है, सुयोग्यता चोट के बाद आरोग्य प्राप्ति के समय को कम कर देता है। अर्थात चोट के बाद में, चोट जो देर से सही होती है उसके समय को कम कर देता है, जल्दी सही होती है। ठीक है, सुयोग्यता उचित पोषण संबंधी जो जरूरतें होती हैं इसको पूरा करती है। यह दबाव और तनाव को बेहतर प्रबंधन करती है। यह पूरे शरीर को नियंत्रित और सुधार भी करती है। यह सकारात्मक जीवन शैली और परिवर्तन को प्रेरित करती है। साथ ही सुयोग्यता जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए और कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे हम परिचित नहीं हैं तो उससे भी हमारी लड़ने में मदद करती है। ठीक है, तो कई प्रकार से सुयोग्यता का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है।
ओके बच्चों, चलिए अब इंग्लिश में देखिए कि ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वेलफेयर और वेलबींग। तो क्या होता है वेलफेयर, वेलबींग, इस प्रकार से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है बच्चों की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन कि जो शारीरिक शिक्षा शिक्षक है उसकी CWSN बच्चे के लिए क्या भूमिका होती है। तो इसकी भूमिका को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि डिफाइन किया गया है एक अधिनियम के तहत। तो पहले टॉपिक डालते हैं कि CWSN बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक की भूमिका। तो लिखेंगे कि शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक अधिनियम आया था 2016, जिसमें यह कहा गया था कि जो स्पेशल एजुकेशन टीचर है, ठीक है ना, विशेष शिक्षा का शारीरिक शिक्षा का शिक्षक, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने पाठ्यक्रम में बदलाव करेगा। ठीक है, कैसे करेगा, जो भी उसके बच्चे हैं उसकी योग्यता, उसकी जो भी डिसेबिलिटी है उसके आधार पे करेगा। ठीक है, और गतिविधियां इस प्रकार से फिर करवाएगा कि सभी आसानी से कर सकें, और जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए कुछ विशेष उपकरण की व्यवस्था की जाए। जैसे कि बाल संबंधी खेल एग्जाम्पल दिया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऐसे खेल विशेष ढंग से तैयार किए जाते हैं जिससे कि उनकी गामक क्रियाओं में वृद्धि हो, जैसे कि उनकी गति में वृद्धि हो, शक्ति में वृद्धि हो, तालमेल संबंधी क्रियाओं में वृद्धि हो, इस प्रकार से। ठीक है, शोधकर्ताओं ने ये पाया कि बॉल फेंकना, पकड़ना, घूर्णन करना इत्यादि जो क्रियाएं हैं ये पेशियों की शक्ति में वृद्धि करती हैं। इसीलिए एक शारीरिक शिक्षा का जो शिक्षक है ये बच्चों के अभिभावक उनके चिकित्सक की मदद से विशेष बच्चे की अक्षमता के आधार पर क्रियाएं तैयार करता है, और यह चिकित्सक की सलाह से उन्हें क्रियान्वित भी करता है। ओके बच्चों, तो ये है CWSN के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक की भूमिका। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इंग्लिश में डिस्क्राइब द रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो क्या क्या है, बाल रिलेटेड गेम्स, इसके बारे में अधिनियम 2016 क्या था इसके बारे में आप बता देंगे। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन 30 को डिस्कस करते हैं, फिर सेक्शन डी की बात करेंगे। 30 कहा गया है व्यायाम और खेलों में शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान के महत्व को उजागर करते हुए कुछ 6 बिंदु लिखिए। तो व्यायाम और खेलों में शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान का क्या महत्व होता है, तो ये स्वास्थ्य शरीर को बनाए रखने में मदद करता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम को अच्छा बनाता है, प्रदर्शन के नियमित मूल्यांकन में मदद करता है, व्यायाम और खेलों में गति के चयन में मदद करता है, खेलों में शोध और खेलों के चयन में सहायक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वैसे क्वेश्चन 2 नंबर का था, यहाँ पे 3 नंबर क्यों आ गया आई डोंट नो, बट ठीक है 2 नंबर का भी है, कोई बात नहीं। तो वैसे 3 नंबर में भी आ सकता है क्योंकि 6 पॉइंट तो हैं हमारे। मेक एनी 6 पॉइंट्स हाईलाइटिंग द एनाटॉमी एंड फिजिकोलॉजीज ऑफ एक्सरसाइज इन स्पोर्ट्स। तो किस प्रकार से आप लिखेंगे, ये रहा आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर, हम क्वेश्चन ही पहले सेक्शन डी आ जाता है। ठीक है, सेक्शन डी है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो अभी जब मैंने आपसे कहा था कि एक चित्र आपको ऐसा करवाऊंगा जिसमें आपके ओलंपिक प्रतीक को पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे, तो लीजिए आगे आपका वो क्वेश्चन। तो ध्यान से समझते हैं, 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा गया हमारा कि जो पहले आधुनिक ओलंपिक खेल थे ये कब खेले गए थे और कहाँ खेले गए थे। तो कब खेले गए थे, 1894 में। ठीक है, बैरन पियर डी कुबर्टीन ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC इसकी स्थापना की थी, और पहला ओलंपिक जो खेल थे ये 1896 में IOC के तत्वाधान में एथेंस में आयोजित किए गए थे। अर्थात देखो कितनी बातें आपको पता चल गई। आपसे सिर्फ क्या पूछा था, ये कब खेले गए और कहाँ खेले गए, तो आंसर क्या है आपका 1896 और एथेंस में खेले गए थे। अब एक्स्ट्रा नॉलेज सुन लीजिए क्या है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो PVD कुबर्टीन को कहते हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की थी कब, 1894 में। इन्होंने ही पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में IOC के तत्वाधान में एथेंस यानी कि यूनान में आयोजित करवाए थे। सेकंड, ओलंपिक ध्वज कब और किसने बनाया था, तो ओलंपिक ध्वज 1913 में बैरन ये क्या नाम है PVD कुबर्टीन इनके मार्गदर्शन में बनाया गया था, और 1914 में इसे पूर्ण रूप से जारी कर दिया गया था। ओलंपिक का एक आदर्श वाक्य है सिटियस अल्टियस फोर्टियस। इसका क्या मतलब होता है, तो ओलंपिक ध्वज में
इसका अर्थ बेसिकली देखिए, ओलंपिक ध्वज में 5 रंगों के नीचे CTS, अल्टीएस, फोर्टियस ये लिखा होता है। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि तेज, ऊंचा और ताकतवर। ठीक है, पहले देखिए क्या था कि केवल 3 वर्ड हुआ करते थे, CTS, अल्टीएस और फोर्टियस, जिसका अर्थ था तेज, ऊंचा और ताकतवर। उसके बाद में इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया गया जो कि था टुगेदर। अब पूरा क्या बन गया था कि तेज, ऊंचा, ताकतवर और एक साथ। ठीक है, लेकिन इसे पहली बार 1920 में एंटवर्प, बेल्जियम में 1920 की जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे, मुख्य स्टेडियम में सबसे पहली बार इसे फहराया गया था। ठीक है, तो आ गया समझ में। उसके बाद ये प्रतीक में कितने छल्ले हैं, प्रत्येक छल्ले के रंग का नाम बताइए। तो देख लेते हैं। ओलंपिक प्रतीक में समान आयाम के 5 इंटरलिंक्ड रिंग हैं जो कि 5 अलग अलग रंगों के उपयोग किए जाते हैं। जब ये 5 रंग वाले संस्करण में उपयोग किए जाते हैं तो ये रंग बाएं से दाएं, ठीक है, नीले, पीले, काले। ठीक है, नीले, पीले, काले यानी कि बाएं से दाएं, इस प्रकार से नीले, काले और लाल। ठीक है, फिर पीला और हरा इस प्रकार से होता है। ओके, तो आई होप अब आप समझ गए होंगे इस प्रकार से। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ओलंपिक ध्वज के बारे में। अब देखते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम में आपका ये दिया गया, आप यहाँ से पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। सारे के सारे क्वेश्चन और आंसर आपको एक ही बार में मिल जाएंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन नंबर 32। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या दिया गया है, कुछ जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, एक तो आपका पहला ये जोड़ है और एक दूसरा आपका ये जोड़ है। क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं जोड़ों से ये समझते हैं। तो पहला दिया गया बच्चों कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए जोड़ का नाम लिखिए। तो जोड़ कौन सा दिया गया है, जोड़ लिया गया है कांडिलाइड जोड़। ठीक है, कौन सा, कांडिलाइड जोड़। अब ये पूरा इसको वर्णन भी कर देते हैं एक बार, है क्या ये। तो कांडिलाइड जोड़ एक प्रकार का सिनोवियल जोड़ होता है। ठीक है, जहां एक हड्डी के अंडे के आकार की आर्टिकुलर सतह दूसरी हड्डी में अंडाकार गुहा में फिट होती है। ठीक है, जैसे कि ये यहां से इस प्रकार से फिटिंग है ना, तो एक से दूसरे में फिट हो रही है। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए जोड़ को आगे पीछे होने की क्या स्थिति है, अर्थात जब ये आगे पीछे होता है तो इसकी क्या स्थिति है। यह जोड़ गतिमान हड्डी को एक और दूसरी ओर आगे पीछे जाने की अनुमति देता है लेकिन घूमने की अनुमति नहीं देता। अर्थात एक ओर से दूसरी ओर जाने की और आगे से पीछे होने की अनुमति देता है लेकिन घूमने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, तीसरा, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए जोड़ द्विअक्षीय हैं या नहीं, अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो ये जो जोड़ आपको दिख रहे हैं ये द्विअक्षीय हैं या नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, गति केवल 2 अक्षों के आसपास होती है। ठीक है, इसीलिए उन्हें द्विअक्षीय भी कहा जा सकता है, जैसे कि कलाई का जोड़, मोटा कल्लव और फ्रेंजिलिस जोड़। ठीक है, तो ये हाँ है 2 अक्षीय जोड़। ठीक है, चौथा, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए जोड़ क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। तो महत्वपूर्ण क्यों है भाई ये जोड़ इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बास्केटबॉल में गेंद से ड्रिबल करते समय खिलाड़ी अपनी कलाई का उपयोग करता है, तो उस समय ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये था आपका इसका आंसर। आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो राइट द नेम ऑफ द जॉइंट शो इन द अबव पिक्चर, तो है कांडिलॉइड जॉइंट। एंड उसके बाद में आपके तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों के चारों आप पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पे आप देखेंगे साइड इफेक्ट्स ऑफ ब्लड डोपिंग। तो ब्लड डोपिंग के साइड इफेक्ट्स की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, अरे सर जी ब्लड डोपिंग के बारे में तो आपने बहुत सारे ले लिए क्वेश्चन, सर जी ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या। जी हाँ है। तो यहाँ पे साइड इफेक्ट्स हैं और आंसर मेनली तो आपका कुछ आंसर यहीं पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं बहुत सारे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला देखिए क्या है कि HIV हो सकता है। ठीक है, मुंह का जबड़ा इधर उधर हो सकता है, आपके जो लंग्स हैं इसको दिक्कत हो सकती है, पेट आपका इस प्रकार से निकल सकता है। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि डोपिंग की अवधारणा को विस्तार से लिखिए। तो डोपिंग आपको मैं समझा चुका हूँ अभी। ब्लड डोपिंग किसे कहते हैं तो ये भी आपको समझा चुका हूँ पूरा। ब्लड डोपिंग की 2 विधियाँ कौन सी हैं तो ये भी आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, और दुष्प्रभाव समझ लीजिए कि रक्त डोपिंग के दुष्प्रभाव क्या होते हैं। सबसे पहला, रक्त की चिपचिपाहट यानी कि मोटाई में वृद्धि हो जाना, दिल का दौरा आना, स्ट्रोक संक्रमण जोखिम हो जाना। ठीक है, HIV हो जाना, बुखार ज़्यादा बार आना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना,
ठीक है। शरीर में ऑक्सीजन की वितरण की मात्रा में बाधा आना, सीने में दर्द, बुखार, सिर दर्द, रक्तचाप, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ, चेहरे उंगलियों में सूजन, वजन बढ़ना, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि रक्त डोपिंग के दुष्प्रभाव हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो अभी तक की अगर हम बात करें टोटल 4 सैंपल पेपर की, तो मैंने आपको 12 पिक्चर्स करवा दी। कितनी? 4 या 12, हाँ ठीक है, आपको 12 इमेजेस करवा दिए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब इंग्लिश में देखिए, स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड द आंसर दैट क्वेश्चन दैट फॉलो। तो साइड इफेक्ट क्या होते हैं ब्लड डोपिंग के, और आपके सामने ये क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करें अगले सेक्शन की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज की इस वीडियो का हमारा अगला सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर ई, यहाँ से शुरुआत हो जाएगा। अब इसमें 5 नंबर के हैं तो 4 क्वेश्चन, बट हमें अटेम्प्ट करने हैं टोटल 3, इसीलिए 15 नंबर का है। ओके बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि रूपांतरित शारीरिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए किन किन सिद्धांतों के, किन किन नियमों का हमें पालन करना आवश्यक है, बताइए। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रूपांतरित शारीरिक शिक्षा होती क्या है, तभी तो आप बता पाओगे क्या सिद्धांत के हमें पालन करना चाहिए। तो अर्थ ये है कि विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं से जो प्रभावित छात्र हैं, इनकी रुचियों को, इनकी क्षमताओं को, इनकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए जब हम उनके लिए विकासात्मक गतिविधियों को, खेलों की एक विधि कार्यक्रम बेसिकली आयोजित करते हैं, तो ऐसी शिक्षा को अनुकूलित शारीरिक शिक्षा यानी कि रूपांतरित शारीरिक शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, तो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या है? अनुकूलित। और अनुकूलित शारीरिक शिक्षा का मतलब क्या हो गया कि वह शारीरिक शिक्षा जो कि CWSN बच्चों के लिए उपयोग में लाई जाती है, और कैसे? उनकी रुचियों, उनकी क्षमता, उनकी सीमाओं, इसी को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विकासात्मक गतिविधियां बनाई जाती हैं। ठीक है, अब बहुत सारे सिद्धांत हैं इसके जो कि आवश्यक हैं। तो सबसे पहला है बच्चों चिकित्सीय परीक्षण। इट मीन्स देखो, सिद्धांत यहाँ पे क्या कहेंगे, बेसिकली सिद्धांत तो वो ये कहेंगे कि जब आप एक CWSN बच्चे के लिए रणनीतियां बना रहे हो, ठीक है, तो आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या नियम पालन करना चाहिए? चिकित्सीय जांच, यानी कि चिकित्सीय परीक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी के बाद हमें यह पता चलता है कि कौन सा विद्यार्थी किस गतिविधि का सामना कर सकता है। ठीक है, दूसरा है कार्यक्रम विद्यार्थी की रुचि के अनुसार हो। ऐसा नहीं है कि उसकी रुचि कुछ और है, आपने कार्यक्रम कुछ और बना दिया। इसीलिए अध्यापकों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इस बच्चे की रुचि किस में है। अगर नहीं पता है तो पूछ लो उससे कि बच्चे तुम्हें क्या खेलना पसंद है, उस प्रकार से, है ना। तीसरा, उपकरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए, यानी कि मान लीजिए आपने चिकित्सा परीक्षण करवा लिया, ठीक है, आपने उसकी रुचि भी जान ली कि वो क्या खेलना चाहता है। अब जो है आप उसके लिए उपकरण लाएंगे। ठीक है, नॉर्मली जो खेल सकते हैं उनके लिए तो नहीं, जैसे दृष्टिबाधित व्यक्ति बच्चे हैं तो उनके लिए आप क्या करेंगे, उनके लिए ऐसी गेंदें लाइए जिसमें घंटी बजी हो, यानी कि साउंड कुछ आए, ऐसा कुछ हो, ताकि जब फर्श पे बॉल लुढ़के तो साउंड के हिसाब से उस बॉल को पकड़ सकें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उनकी सुनने की मानसिक स्थिति और भी अच्छी बनेगी। तो उपकरण हमने ले लिए। उपकरण के बाद में फिर आता है विशेष पर्यावरण प्रदान करना, अर्थात हमने ये देखा कि अब वो खेलने लगे हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि खेल रहे हैं कि और उनके आसपास कोई आ रहा है, जा रहा है, या फिर उनको दिक्कत कर रहा है, तो इसके लिए हमें उन्हें ऐसा वातावरण लेना, उनके लिए लाना चाहिए, बनाना चाहिए, जिससे कि वो आसानी से शारीरिक जितनी भी गतिविधियां हैं उनको कर सके। ठीक है, उसके बाद विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार जो नियम है इनका संशोधन, ये तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि देख लेना चाहिए कि कौन सा विद्यार्थी क्या कर सकता है, कितना कर सकता है, उस हिसाब से उसके लिए नियम को तैयार किया जाना चाहिए। हर एक विद्यार्थी के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग डिसेबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा था, 4। ठीक है, आगे देखें, तो आगे अब है हमारा कि व्हाट प्रिंसिपल्स एंड रूल्स आर नेसेसरी टू फॉलो मेक मॉडिफाइड फिजिकल एजुकेशन इफेक्टिव। तो क्या क्या होते हैं, पहले तो आप ये देख लीजिए। उसके बाद सिद्धांत क्या होती हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो सबसे पहला मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोग्राम शुड बी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इक्विपमेंट शुड बी एज पर रिक्वायरमेंट, एंड स्पेशल environment should be provided. The rules should be modified according to the needs of students. सेकंड क्वेश्चन, तो अब हम बात करते हैं बच्चों षटकर्म किसे कहते हैं,
यौगिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए, षटकर्म से होने वाले कोई 4 लाभ बताइए। देखिए षटकर्म का पूरा आपका जो टॉपिक है वो आज यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो षटकर्म क्या होते हैं, देखो हठ योग के द्वारा शुद्धिकरण की प्रक्रिया को 6 भागों में विभाजित किया जाता है जो कि निम्न प्रकार के हैं, इन्हें ही षटकर्म कहते हैं। अर्थात हठ योग के द्वारा हमारे शरीर की शुद्धिकरण की क्रियाओं को 6 भाग में डिवाइड करते हैं, इसीलिए इसको षटकर्म बोलते हैं। अब कौन कौन सी होती है तो देख लीजिए, आपके सामने ये सारी की सारी दी हुई हैं। अब इसमें से सबसे पहली है आपकी बच्चों नैति, ठीक है। सबसे पहले आपकी क्या है यहाँ पे नैति। नैति क्या करती है, नासिक मार्ग को साफ करती है और इसको शुद्ध करने की एक वो होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बच्चों की धौती। तो धौती क्या करती है, आहार नली की सफाई होती है इसके द्वारा। फिर आता है नौली। नौली जो है वो अमाशय के अंगों की मालिश और सशक्तिकरण करती है। बस्ती क्या करती है, जो कि गलत था हमारा एमसीक्यू में, तो बस्ती जो है वो आंत को धोने और सुदृढ़ करने की तकनीक होती है। कपालभाति यह मस्तिष्क के अग्रभाग को शुद्धिकरण करने की स्वास्थ्य तकनीक है। और त्राटक ये गहन ध्यान लगाने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो पिछले 4 सैंपल क्वेश्चन पेपर में हमने आपको 4 षटकर्म की क्रियाएं पूरी बता दी हैं, 2 और बच गई हैं, तो उसको मैं एक और पेपर लेके आऊंगा अगर आप कमेंट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो। अच्छा चलिए आपसे मैं पूछ ही लेता हूँ, अगर आप सभी बच्चों को एक और सैंपल क्वेश्चन पेपर चाहिए, ठीक है, सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 5, तो सारे के सारे बच्चे फटाफट से इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइव में नहीं सीधा कमेंट कीजिएगा कि यस सर जी हमें सैंपल पेपर नंबर 5 भी चाहिए। अगर आपकी तैयारी और आप अच्छी करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप बताओ मुझे कि आपको सैंपल पेपर नंबर 5 चाहिए या नहीं। जितने बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, तो मैं फटाफट से एक और पेपर बनाऊंगा आपके लिए और लेके आऊंगा वीडियो, ठीक है। कमेंट कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है बच्चों ऐसी वीडियोस के लिए, ठीक है। तो अगर आपको पेपर नंबर 5 चाहिए तो फटाफट से कमेंट करें, ओके। अब बारी आती है कि षटकर्म के लाभ क्या हैं। इट मीन्स कि षटकर्म की महत्व क्या है। तो देखिए लाभ ये है कि इससे मनुष्य का जो शरीर है ये शुद्ध होता है। यह मुख्य अंगों को सक्रिय भी बना देता है, ठीक है, क्योंकि जो अंग सक्रिय नहीं थे वो सक्रिय हो जाते, इसकी वजह से शरीर के शुद्धिकरण में लाभकारी होता है। मनुष्य के मस्तिष्क के शुद्धिकरण में सहायक होता है। विभिन्न अंगों के विक्षहरण इसमें मदद करता है। साथ ही विभिन्न अंगों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है और रक्त संचालन को बेहतर बनाता है। तो षटकर्म के कुछ ये लाभ है। अब आप यहाँ से कोई भी 4 याद कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको जो आसान लगेगा वो 1 से लेके 3 और ये 5वां वाला और 6ठा वाला, तो टोटल आपको ये 5 आसान लगेंगे। क्यों भाई, क्योंकि मनुष्य के शरीर की शुद्धिकरण में लाभकारी, मस्तिष्क का शुद्धिकरण, कार्य क्षमता में वृद्धि और रक्त का संचालन हो गए याद आसानी से, है ना। अब ये थोड़ा नाम आपको याद करना कठिन हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला कि आप 1 से 3 और 5 याद कर लीजिए, ओके। चलिए इंग्लिश में देखें तो षटकर्म द डिस्क्राइब सत्कर्म क्या होता है। डिस्क्राइब द कंपाउंड्स एक्शन एंड राइट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ डूइंग सत्कर्म। तो सत्कर्म क्या होते हैं, इसके कंपाउंड एक्शंस क्या होते हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और बेनिफिट्स क्या होते हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। क्वेश्चन क्या है 36, स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि तत्वों की सूचीबद्ध कीजिए। यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जो पुष्टि के तत्व हैं इनको सूचीबद्ध करो और किसी एक तत्व की मापन विधि की व्याख्या कीजिए। तो आ जाइए देखते हैं। स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के तत्व कई प्रकार के हैं, जैसे कि शरीर की संरचना, शारीरिक संरचना, हृदय वाहिका सहनशीलता, लोच, मांसपेशीय सहनशीलता और मांसपेशीय शक्ति, ये होते हैं टोटल। तो आपसे पेपर में हर एक प्रकार के बारे में एक क्वेश्चन 2, 3 या 5 नंबर में जरूर आएगा इन पुष्टि के घटक में से। तो आप इन 5 को अच्छे से याद करके जाइएगा। इसमें से एक को तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, और वैसे मैंने बता रखे हैं 2, 2, 3, 3 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि तत्व निम्नलिखित है, अर्थात जो इसकी हम बात करेंगे वो है मांसपेशीय शक्ति तत्व, ओके। तो देखते हैं। मांसपेशीय शक्ति को मापने के लिए पुशअप्स परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें प्रतिभागी पूरा जो पुशअप्स है, ठीक है, पूरा पुशअप्स जिस अवस्था में आकर 1 मिनट में अपनी क्षमता के अनुसार पुशअप्स लगाते हैं वही उसकी योग्यता है। पुशअप्स अवस्था के लिए प्रतिभागी 3 जमीन पर 6 पेट के बल लेट जाएगा और अपने शरीर को अपने दोनों हाथ की हथेलियों और पैसे के पच्चों पर उठाने की
कोशिश करता है। तो इस प्रकार से उसकी मांसपेशी शक्ति मापी जा सकती है। 2 तरीके आपको पता चले, ठीक है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक विलियम हर्बर्ट शेल्डन के अनुसार शरीर के आकार अर्थात सोमोटाइप के आधार पर सभी व्यक्तियों के 3 प्रकार से श्रेणियां बांटी जाती हैं मांसपेशी शक्ति के आधार पे। वो 3 श्रेणियां कौन सी होती हैं, जो कि आपको मैंने बहुत बार बताई हैं बच्चों। सबसे पहली होती है एंडोमॉर्फी, ठीक है। एंडोमॉर्फी कैसी होती है, इस प्रकार के व्यक्तियों का शरीर होता है एकदम गोल मटोल, इनकी लंबाई भी कम होती है क्योंकि शरीर गोल मटोल है, इसीलिए इनके हाथ पैर और ऊपरी और निचले भाग कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है। इनका शरीर बड़ा बड़ा होता है और सुदृढ़ होता है, जो कि इनकी क्षमता को बाधित करता है। उसके बाद मेसोमॉर्फी, ये सबसे अट्रैक्टिव होते हैं। इनका जो शरीर है वो खिलाड़ी के जैसा होता है, उनके शरीर की संरचना संतुलित होती है। इस प्रकार के व्यक्ति मांसपेशियों का आकार जल्दी से और सरलता से बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये स्वस्थ रहते हैं, इनका शारीरिक ढांचा अच्छा होता है, इनके कंधे व छाती कमर ये एक ही अनुपात में ज़्यादातर होते हैं। कंधे व छाती कमर के अनुपात में लंबे व चौड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्टोमॉर्फी, इस प्रकार के व्यक्तियों का शरीर पतला होता है और लंबा होता है। इनके शरीर की संरचना कमजोर होती है, ठीक है। इन्हें अपना भार वजन बढ़ाने की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, फिर ये डाइटिंग लेने लगते हैं, डाइटिंग के बहुत सारे नुकसान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का सारी शरीर का जो ढांचा है वो हल्का होता है तथा इनका शरीर सहन शक्ति सहन क्षमता संबंधित खेलों का उपयुक्त होता है, जैसे कि जिम्नास्टिक इत्यादि, ठीक है। तो ये तीनों आपको समझ में आ गए, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। ओके बच्चों, 36 आपको समझ में आया। इंग्लिश देखिए, लिस्ट द हेल्थ रिलेटेड कॉन्फर्मेशन एलिमेंट्स, एक्सप्लेन द मेशर्स मेथड ऑफ एनी वन एलिमेंट। तो लिखेंगे कौन से 5 हैं, पहले तो आप ये बता देंगे, ठीक है। फिर हम किसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो मस्कुलर स्ट्रेंथ है, इसको हमने डिफाइन किया है। फिर हर्बर्ट शेल्डन की बात आ जाएगी, फिर ये एंडोमॉर्फी हो गया, ठीक है। एंडोमॉर्फी के बारे में यहाँ पे बताते हैं, एंड देन मेसोमॉर्फी के बारे में ये बताते हैं। उसके बाद में एक आखिरी आ जाता है आपका एक्टोमॉर्फी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारा आता है आज के इस पेपर का सबसे आखिरी क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, 37 क्या कहता है, खेल प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं, यानी कि अभिप्राय क्या है, और खेल प्रशिक्षण की इन्हीं 5 सिद्धांतों का विस्तार से उल्लेख कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, खेल प्रशिक्षण तो खेलों में उच्चतर प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने की एक जटिल प्रक्रिया है। यह सारी प्रक्रिया के दौरान इस सारी प्रक्रिया के द्वारा खेल प्रशिक्षण की सहायता से खिलाड़ी के स्तर में सुधार आता है। तो खेल प्रशिक्षण क्या है बच्चों, ये खेलों में खिलाड़ियों के द्वारा उच्च प्रदर्शन पाने की एक तैयारी है, जो कि बहुत ही जटिल होती है। अब इसमें कई प्रकार के सिद्धांत उपयोग में लाए जाते हैं। कौन कौन से सर, देखिए सबसे पहला सिद्धांत है आपका यहाँ पे अति भार का सिद्धांत, ठीक है। कौन सा है, अति भार का। फिर प्रगतिक्रम सिद्धांत, निरंतरता का नियम, विविधता का सिद्धांत आपका, फिर व्यक्तिगत भेदभाव का सिद्धांत, विशिष्टता का सिद्धांत, आराम तथा पुनः शक्ति, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे एक एक करके इन सभी को हम वर्णित करते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। देखिए अति भार का हमारा सिद्धांत क्या कहता है, इसका अर्थ ये है कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन में बढ़ोतरी करने के लिए प्रशिक्षण भार को बढ़ाना है, यानी कि जितना प्रशिक्षण किया जा रहा है उसके भार को और बढ़ा दो। उदाहरण के लिए सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए मांसपेशियों को उससे अधिक लंबी अवधि तक कार्य कराना चाहिए जितना वे अभ्यस्त हो चुके हैं। जैसे कि आप किसी कार्य को 10 मिनट तक कर पा रहे हो, तो अति भार का सिद्धांत कहता है कि अब आप इसके आदी हो चुके हो 10 मिनट तक करने का, तो अब आप इसे 12 मिनट करो, आप इसे 13 मिनट करो, तो ऐसे अति भार हो गया। फिर आता है प्रगतिक्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अति भार को धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप में बढ़ाना चाहिए, जिससे कि खिलाड़ी को इसे संभालने में आसानी हो। प्रगतिक्रम का सिद्धांत हमें उचित विश्राम व पुनः शक्ति प्राप्त का भी एहसास कराता है, यानी कि इसमें धीरे धीरे करके भार बढ़ाया जाता है। अब धीरे धीरे भार बढ़ रहा है, अर्थात आपको विश्राम भी और शक्ति दोनों मिलती रहेगी, ठीक है। फिर निरंतरता का नियम आ जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रशिक्षण की एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए, अर्थात जब आप कोई प्रशिक्षण कर रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए, एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक है, जिसके तहत किसी भी 2 व्यायाम के बीच में या 2 जो हमारे सत्र होते हैं, सेशन होते हैं, इन 2 सेशन के बीच में
कोई ज़्यादा बड़ा अवकाश नहीं होना चाहिए, इनकी गैप नहीं होना चाहिए। जैसे एक सेशन हुआ आपका मान लेते 15 मिनट का और आपने गैप ले लिया फिर 10 मिनट का, ये तो गलत है। फिर पहले सेशन का भी कोई मतलब नहीं बचेगा। तो मुश्किल से, अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, केवल एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका पहला सेशन 15 मिनट का हुआ तो गैप होना चाहिए मुश्किल से 2 मिनट का या 3 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट, ठीक है, 2 मिनट भी इनफ है। उसके बाद फिर एक 15 मिनट का सेशन ले लीजिए, है ना, अंतराल ज़्यादा ना हो। विविधता का सिद्धांत, एक सफल प्रशिक्षक को खिलाड़ी की रुचि या अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में विविधताओं को शामिल करना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप उससे प्रशिक्षण करवाए जा रहे हो तो हमेशा केवल एक ही, जैसे कि आओ सुबह और रनिंग करो कम से कम 1 घंटा, दौड़ लगाओ 1 घंटा, है ना। कभी कभी आप उसमें थोड़ी रोचकता लाओ, आज तुम्हें 10 लगाने हैं लेकिन इतने सेकंड में, आज तुम्हें 12 लगाने हैं लेकिन इतने सेकंड में, आज तुम्हें 8 ही लगाने हैं लेकिन इतने सेकंड में। इस प्रकार से अन्य प्रकार के और व्यायाम उसमें जोड़ दो, ठीक है। तो व्यायाम की प्रकृति चेंज कर दो, समय चेंज कर दो, पर्यावरण चेंज कर दो। तो इससे जो है, जो प्रशिक्षण व्यक्ति होगा ना, एथलीट होगा, खिलाड़ी होगा, उसका जो मन है वो लगा रहेगा। उसके बाद व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक खिलावेदों के कारण अलग या भिन्न होता है, उन्हें शक्ति प्राप्त में अधिक समय लेती है। ये थोड़ा सा अलग दिखा मुझे। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक खेलों में, ठीक है, खिला तो होगा ही नहीं, वही तो कहूँ, ये क्या लिखा है, प्रत्येक खेलों में भेदों के कारण अलग या भिन्न होते हैं, ठीक है। विशिष्टता का सिद्धांत आ जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर के किसी विशिष्ट या निश्चित अंग या भाग का व्यायाम करने से मुख्य तौर पर वह अंग या भाग विकसित हो जाता है, ठीक है। तो ये विशिष्टता कहलाता है। आराम तथा पुनः प्राप्ति अर्थात शांति प्राप्त करने का ये सिद्धांत होता है। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार बनाए जाने चाहिए कि खिलाड़ियों के प्रशिक्षण संबंधी क्रियाओं के मध्य एक उचित अंतराल मिल सके ताकि उन्हें शक्ति और पुनः आराम मिल पाए, ठीक है। तो इस प्रकार से होती है इसकी वृद्धि, प्रशिक्षण की वृद्धि, ठीक है। और ये हो गए आपके सिद्धांत। ओके बच्चों, तो पूरा 1 घंटा हमारा होने को आया है और हमने कंप्लीट कर ही लिया है। व्हाट इज मीन बाय द स्पोर्ट ट्रेनिंग, तो स्पोर्ट ट्रेनिंग होती क्या है और इसके लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स यहाँ पे मेंशन करने हैं आपको। तो प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोडिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंटिन्यूटी एंड प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी एंड रेस्ट 2 हो गए। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने आज की इस 1 घंटे की वीडियो के अंदर मेरे साथ मिलके क्लास 11th के अपने फिजिकल एजुकेशन के फाइनल के एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू के लीजिए, सैंपल पेपर के लीजिए, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे अच्छे से कर लिया है, ठीक है। और आशा करता हूं बच्चों कि जो भी क्वेश्चन आपको हमने करवाए हैं अच्छे से आपने उनकी जो प्रिपरेशन है, अच्छे से जो प्रैक्टिस है यहाँ पे कर ली होगी और अच्छे से आपके सिलेबस का रिवीजन भी हो गया होगा, ठीक है। तो बस बच्चों यही थी हमारी आज की वीडियो। अब आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करना बच्चों, आपके लाइक हमारे मोटिवेशन का काम करते हैं। अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप चाहो तो फॉलो कर लेना। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है 11th क्लास का, इसको जरूर ज्वाइन करना बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहती है, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। और हाँ, आप सभी बच्चों को जिनका आज पेपर है उनको मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चों, अच्छे से एग्जाम कीजिएगा, ठीक है ना, तैयारी अच्छी करवा दी, आपकी सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बताया। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।